So we are starting a new chapter, that is reproduction in organism. ये अपने 12th का फर्स्ट चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो हम लोग आज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे. एनसीईआरटी अंडरलाइन करेंगे और एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है. एनसीईआरटी एक तरीके से बाइबल बन चुका है अपना, नीट वालों के लिए और सीबीएसई वालों के लिए, एमपी बोर्ड भी, जितने भी स्टेट बोर्ड हो, जहाँ जहाँ एनसीईआरटी लगती है मेरे ख्याल से तो हर जगह एनसीईआरटी ही इम्पोर्टेंस है, और इधर उधर का ना पढ़े तो ज़्यादा अच्छा है. तो पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो इसका मतलब क्या है? री का मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब कि प्रोड्यूस हो रहा है, रीप्रोड्यूस हो रहा है मतलब फिर से प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि रीप्रोडक्शन. किसका पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिज्म का. तो ऑर्गेनिज्म में रीप्रोडक्शन होने को पढ़ने वाले हैं चैप्टर को, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में क्या है? इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ेंगे. एक पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल मतलब कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता हो, और एक पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो इसमें बोल रहा है कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. हर एक ऑर्गेनिज्म सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जीता है. ठीक है, मान लिया. The period from birth to the natural death of an organism represents its lifespan. तो हम इसको अंडरलाइन कर लेंगे. Period from birth to natural death of an organism represent its lifespan. ये अंडरलाइन कर लिया अपन ने, हाँ या ना? कर लिया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो इसके बाद ये 4 लाइन दी हुई है. ये 4 लाइन पीछे एक डायग्राम दिया हुआ है. इसमें ये कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म थाउजेंड्स ऑफ ईयर जीते हैं, कुछ बहुत कम जीते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जीते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि अपन जो लाइफ स्पैन बात कर रहे हैं, जो लाइफ स्पैन क्या है? ये एक एवरेज है. अब ह्यूमन बीइंग का अपन ने 70 ईयर्स बोल दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर ह्यूमन बीइंग 70 ईयर्स ही जीता हो. कुछ उससे कम, कुछ उससे ज़्यादा. नेचुरल डेथ की ही बात कर रहे हैं अपन लोग, कुछ कम उससे कुछ ज़्यादा. तो अपन एवरेज लेके चलते हैं. तो एवरेज ह्यूमन लाइफ कितनी है? 70 ईयर्स. ओके, आगे बढ़ते हैं अपन लोग. ह्यूमन लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली को रिलेटेड विद देयर साइजेस. क्या बोल रहा है? कि लाइफ स्पैन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरीली को रिलेटेड विद देयर साइजेस. मतलब कि जो लाइफ स्पैन होता है वो साइज पे से को रिलेट नहीं करता है. इसका कहने का इंटेंशन ये है कि जो बड़ा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म है वो ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा जिए, जो छोटा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म वो ज़रूरी नहीं कि छोटा कम जिए. इसका एग्जांपल है क्रो एंड पैरट. क्रो एंड पैरट इसके बेस्ट एग्जांपल है. क्रो पैरट दिखते एक जैसे हैं. पैरट कितना जीता है? बहुत ज़्यादा, 100 से भी ऊपर, 150 साल तक. क्राउ मतलब कौवा कितना जीता है? 15 साल. दिखने में सेम है, वो भी उड़ता है, कौवा भी उड़ता है, तोता भी उड़ता है. ठीक है, अपन के लाइफ स्पैन क्राउ का बहुत ही कम है. किससे? पैरट से. सिमिलरली मैंगो ट्री का एग्जांपल ले लेते हैं, और पीपल ट्री बहुत ज़्यादा जीता है. मैंगो ट्री उसके मुकाबले उतना ज़्यादा नहीं, इसका लाइफ स्पैन उतना नहीं होता है. ठीक है, तो इसके कहने का मतलब कि डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी. मतलब कि डेथ जो है वो अपन ग्रांटेड लेते हैं, डेथ सबकी होनी ही होनी है. मतलब कि नो इंडिविजुअल, इसको अंडरलाइन करेंगे हम लोग यहाँ से, कि नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एक्सेप्ट, तो ये जो कुछ ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन होगी उसको हम रेड से ऐसे कर लेना. एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो इमोर्टल होते हैं. इमोर्टल किस तरीके से होते हैं? इस तरीके से होते हैं कि अमीबा है. अपन किसका एग्जांपल ले लेते हैं? अमीबा का ले लेते हैं. अमीबा मरता है क्या? अमीबा मरता नहीं है. अमीबा मरता नहीं है, लेकिन ख़त्म होता है. होता ये है कि अमीबा सेल डिवीजन करके, इधर देखना पिछले पेज पे दिया हुआ है, ये देखो क्या कर रहा है अमीबा. ये पेरेंट बॉडी थी उसकी, क्या थी इसकी? पेरेंट बॉडी थी. डॉटर सेल में डिवाइड हो गई. तो मारा थोड़ी ना, वो तो डिवाइड कर गया. ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. एक्सेप्ट
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो इमोर्टल रहते हैं, इनका कहना है, ऐसा एनसीईआरटी कहते हैं, देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला एक पेज दिया हुआ है अपन को। ओके, तो अब हम इस पेज को स्टार्ट करते हैं। हम लोग एलिफेंट का लाइफ स्पेन लिख रहे हैं 60 to 90 ईयर्स। कितना जीता है वो? 60 to 90 ईयर्स। रोज़ का लाइफ स्पेन कितना होता है? 5 to 7 ईयर्स। ये फिल कर लेना अपनी एनसीईआरटी में। डॉग का कितना होता है? 20 to 50 ईयर्स। 20 to 50 ईयर्स। बटरफ्लाई 1 से 2 वीक। क्रॉ मैंने बोला 15 साल। पैरट 140 साल। देखो डिफरेंस देखो आप लोग कितना ज़्यादा है, पर साइज कितने हैं? एक जैसे होते हैं। बनाना ट्री कितना होता है? 25 साल। काऊ 15 ईयर। ठीक है। क्रोकोडाइल 60 ईयर्स। हॉर्स 60 to 70 ईयर्स। फ्रूट फ्लाई 30 डेज। फ्रूट फ्लाई कितना होता है? 30 डेज। ठीक है। राइस प्लांट 3 से 4 महीने। क्या होता है? ये तो सीजनल होते हैं ना, ये तो ऐसे आते हैं। और टॉर्टोइस 100 to 150 ईयर्स। बनाना ट्री 200 से 250 साल। तो ये इसका ये आप लोग लिख लीजिए, अगर लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। क्या ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। नए ऑफस्प्रिंग उसके सेम उसके जैसे ही दिखने वाले क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। ठीक है। द ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? ग्रो मतलब बड़ा होता है, मैच्योर होता है और नया ऑफस्प्रिंग देता है। देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। यहाँ एक साइकिल होती है। क्या होती? कौन सी साइकिल होती है? बर्थ पैदा हुए, ग्रोथ हुआ उनका, मैच्योर हुए, और डेथ खत्म हो गई, यही साइकिल है। ठीक है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species जनरेशन आफ्टर जनरेशन। इस ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैंने इसको रेड से अंडरलाइन कर दिया और आप लोग भी इसको रेड से दे लेना, स्टार दे देना। रिप्रोडक्शन क्या इनेबल करता है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, की जनरेशन की स्पीशीज की जनरेशन बढ़ती रहे। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। ठीक है। देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड। काफ़ी बड़ी डाइवर्सिटी है अपने बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। हाँ है, काफ़ी अलग अलग जगह हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ इवॉल्व इट्स ओन मैकेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म ने अपनी खुद की एक मैकेनिज्म बनाई हुई है, मल्टीप्लाई होने की और प्रोड्यूस होकर नए ऑफस्प्रिंग देने की। ठीक है। इसमें से ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और काफ़ी अदर फैक्टर्स, ये कलेक्टिवली का मतलब कि तीनों एक साथ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कैसे रिप्रोडक्शन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। किस पे बेसिस होता है रिप्रोडक्शन? किस पे बेसिस होता है? कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर तुमसे पूछ ले क्वेश्चन, ये पूछ ले कि ऑन विच फैक्टर रिप्रोडक्शन डिपेंड्स, तो मैं तो यही कह दूंगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में लिखा है बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो टाइप के किस बेसिस पे होते हैं? पार्टिसिपेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के। अगर एक होगा तो असेक्सुअल और एक से ज़्यादा होंगे तो सेक्सुअल। When offspring is produced by a single parent with or without को देखो मैंने कोई ज़्यादा गाढ़ा से किया, इसका मतलब कि गैमेट हो भी सकता है और गैमेट्स नहीं भी हो सकता है, गैमेट्स हो भी सकता है और गैमेट्स नहीं भी हो सकता है। When two parents opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is called sexual reproduction। उसको क्या कहेंगे हम लोग? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जहाँ तक मैं बताता हूँ बोर्ड के लिए, तो बोर्ड के लिए आप लोगों से ये लाइन पूछी जा सकती है, ये लाइन याद कर लेना कि रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। रिप्रोडक्शन डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस सिमिलर टू इटसेल्फ। ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल और असेक्सुअल की डेफिनेशन याद कर लेना। असेक्सुअल में याद कर लेना कि सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। सेक्सुअल की डेफिनेशन याद कर लेना, टू पेरेंट्स सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो ये बोर्ड वालों के लिए हो गया। ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अब किस पे आते हैं हम लोग, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। हमने दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ा कि रिप्रोडक्शन ये होता है, दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। उसमें हम पहला पढ़ रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, ये अभी तक इंट्रोडक्टिव पार्ट था जो हमने ख़त्म कर दिया। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सिंगल इंडिविजुअल capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copy of their parent. इनका कहना है कि एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, जो कि कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जो कि कैपेबल होता है, अकेला ही इंडिविजुअल कैपेबल होता है एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो दैट आर प्रोड्यूस, ये आइडेंटिकल ही नहीं बल्कि उसकी एग्जैक्ट कॉपी होता है अपने पेरेंट की एग्जैक्ट कॉपी होता है। ओके, समझ रहे हो एग्जैक्ट कॉपी का मतलब कि जैसे उसकी पेरेंट बॉडी होगी वैसे के वैसे उसके ऑफस्प्रिंग की भी बॉडी होगी, जैसा उसका पेरेंट दिखता होगा वैसे का वैसे सेम वो दिखेगा। अपन में तो थोड़ी वेरिएशन होते ही हैं। तो एक क्वेश्चन पूछा गया, आर दिस ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? तो जेनेटिकली भी ये आइडेंटिकल ही माने जाते हैं, होते हैं, ठीक है। एक टर्म दिया है क्लोन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछ सकते हैं मेरे ख्याल से यहाँ से। तो क्लोन ये कैसे डिफाइन करता है, इज यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। इनको क्या कहा जाता है, क्लोन कैसे कहा जाता है, जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक डायग्राम दिया हुआ फिगर, एक सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन कैसे होता है। तो पहला एग्जांपल लेने देते हैं, बडिंग इन ईस्ट में क्या है, ये एक ईस्ट है, ये इसका एक वैक्यूल है, क्या है, वैक्यूल है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस क्या कहता है, डिवाइड होता है। न्यूक्लियस देखो, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, साइटोप्लाज्म भी बढ़ रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये भी न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस हो गए माइटोटिकली डिवाइड करके। ये कैसे डिवाइड करते हैं, माइटोटिकली डिवाइड करते हैं। साइटोप्लाज्म हो रहा है, धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस होती है, फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच्ड होकर अपनी एक अलग बॉडी बना लेता है। तो ये होता है सेल डिवीजन, बडिंग में होता है, बडिंग यही होता है। एक है बाइनरी फिजन इन अमीबा, अमीबा है, अमीबा क्या कर रहा है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस बढ़ रहा है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है। ये एक स्पिंडल आया, क्या आया, स्पिंडल कहते हैं, ये स्पिंडल आता है। स्पिंडल को उनकी साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होने लगी धीरे धीरे, साइटोकाइनेसिस पूरा हो गया और दो डॉटर सेल में अमीबा आ गया। ओके, ये से बाइनरी फिजन कहते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्या, इसके बारे में, ठीक है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो, इधर कॉन्सेंट्रेट करना। लेट अस सी हाउ वाइड स्प्रेड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बहुत अलग तरीके के वाइड स्प्रेड है पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये किस में कॉमन, ऐसे क्वेश्चन नीट में कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि विच रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। अपन को पूछ लिया कि विच ऑर्गेनिज्म या विच रिप्रोडक्शन, ऐसा करके पूछ लिया अपन से कि विच मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉमन अमंग सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन दे दिया अपन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। ऐसा करके अपन को एक क्वेश्चन बना सकता है। अपन खुद को क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो अपने लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अपना आंसर क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यही चीज़ अच्छी है अपनी एनसीईआरटी की, कि अपन एनसीईआरटी रीड करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें पता चलती हैं। हाँ, और एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन का ही पूछ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन किस में देखने को मिलता है, तो वो को मिलता है किस में, असेक्सुअल में मिलता है, जो कि प्लांट एंड एनिमल में रहता है, ठीक है। प्रोटिस्टा एंड मोनेरंस, ये क्या है, किंगडम है, ऑब्वियस सी बात है। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा में अपन क्या पढ़ेंगे कि द ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस। जो इनकी पेरेंट बॉडी होती है वो कैसे डिवाइड होती है, माइटोसिस के थ्रू। कैसे डिवाइड होती है, माइटोसिस के थ्रू। हमने यहाँ माइटोसिस देखा, माइटोसिस में क्या होता है कि एन जो होता है वो किस में आ जाता है, 2n में। एन किस में कन्वर्ट होता है, 2n में। हमने देखा ये एन बॉडी हैप्लॉइड बॉडी बनती होगी और किस में कन्वर्ट हो जाती है, लास्ट में गैमेट्स बन के 2 में डिवाइड हो जाते हैं। बात आ गई समझ में,
इन दीज ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये सारे ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो होता है वो खुद एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब कि प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या देखा हमने कि सेल डिवीजन जो होता है खुद एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसका मतलब समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेड पेन से अंडरलाइन है कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल डिवाइड होके टू पार्ट्स में हो जाता है, जैसे मियोसिस, माइटोसिस में पढ़ेंगे, मियोसिस में तो एन बॉडी बनती है। ठीक है, हमने ये देखा कि ये पेरेंट बॉडी थी, ठीक है, यहाँ इनका सेल डिवीजन हुआ और ये सेल डिवाइड करके दो में आ गई। तो एक तरीके से तुम ये देखो कि जो ये पूरा रिप्रोडक्शन चल रहा है, क्या ये सेल डिवीजन की भी यही मेथड है। अपन ने 11वीं क्लास में सेल डिवीजन पढ़ा ही होगा, सेल डिवीजन में भी सब कुछ ऐसा ही होता है, इनका रिप्रोडक्शन में भी ऐसे ही होता है, इसलिए इसका ये बोला गया हुआ। इसलिए यहाँ ये कहा गया है कि सेल डिवीजन इज इटसेल्फ अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब आया बात समझ में, आई बात समझ में, सेल डिवीजन क्यों मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। जो समझ में नहीं आए वो मुझे मैसेज कर देना या कमेंट में डाल देना या व्हाट्सएप कर देना मेरे को, ठीक है। तो हमने इस पेज में क्या क्या पढ़ा, अपन शुरू से देखते हैं। इस पेज में हमने क्या क्या पढ़ा। इस पेज में हमने ये पढ़ा कि रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, डेफिनेशन हो गई। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये पढ़ लिया हमने कि रिप्रोडक्शन किस पे कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली किस फैक्टर पर होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और भी बहुत अदर फैक्टर होते हैं। सेक्सुअल और सेक्सुअल की डिफरेंशिएट पढ़ा कि असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट, सेक्सुअल में वन और मोर पेरेंट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है। फिर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें, सिंगल इंडिविजुअल रहता है जो कि रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल होता है, एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, ठीक है। क्लोन पढ़ा हमने, क्लोन बनते हैं इनमें जो कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होते हैं। हमने डायग्राम देखा जिसमें वैक्यूल था या न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस क्या हुआ, दो न्यूक्लियस बन गए माइटोसिस करके, फिर साइटोकाइनेसिस होकर ये अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है बाद में और खुद की एक इंडिविजुअल बॉडी ये बना लेती है। हमने फिर यहाँ हमने अमीबा देखा, ये न्यूक्लियस ये अमीबा था जो कि डॉटर सेल में बन जाती है, ठीक है। फिर हमने आगे क्या देखा, हमने ये देखा कि ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है कॉमन पाया जाता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में। प्लांट और एनिमल में सिंपल ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। प्रोटिस्टा और मोनेरा दो किंगडम में पढ़ा हमने, ये पढ़ा कि इसकी जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस के थ्रू होता है और इनमें जो सेल डिवीजन होता है वही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा हमसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूछा तो हम क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन। ओके, आगे समझ में, जो नहीं आया हो वो मुझे कमेंट कर देना या फिर व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो हम एग्जांपल देखेंगे कि मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो बाइनरी फिजन के थ्रू होते हैं। एग्जांपल क्या हुआ, अमीबा पैरामीशियम, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है कि सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एन एडल्ट, है ना। तो अपन ये वाली लाइन अंडरलाइन करते हैं कि मैनी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल कैसे होते हैं, इन ईच द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल। ईस्ट में क्या होता है, डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल होता है। स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस एंड दैट रिमेन इनिशियली टू द पेरेंट सेल, दैट आर अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। मैंने जो चीज़ आप लोग को उधर पीछे वाले पेज पे समझाई थी, पीछे वाले पेज पे मैंने समझाया था, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। ये इसकी बातें कर रहे हैं। मैंने क्या बोला था इसमें कि पहले खुद की एक पेरेंट सेल होती है, वो क्या होता है धीरे धीरे इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है माइटोसिस के थ्रू, वो क्या होती है फिर पेरेंट बॉडी से डिटैच, ये पेरेंट बॉडी से हल्का सा एक पार्ट निकलता है, बाद में डिटैच्ड हो जाता है, बाद में डिटैच्ड हो जाता है। ये चीज़ हमने पढ़ी थी यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम हाँ आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस पढ़ लिया, अमीबा का पढ़ लिया। अब एक चीज़ हम पढ़ेंगे बाइनरी फिजन में, मल्टीपल फिजन। एक टर्म कौन सा, मल्टीपल फिजन क्या होता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया। अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या करता है, सूडोपोडिया अपने विड्रॉ कर लेता है, पीछे कर लेता है और एक 3 लेयर की सिस्ट बनाता है। क्या करता है, 3 लेयर की सिस्ट बनाता है। मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसी होती है वो, ठीक है। 3 लेयर की सिस्ट बनाता है, वो क्या कहते हैं, विड्रॉ। ये देखो आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
3 लेयर की अमीबा जो होता है सिस्ट बना लेता है, 3 लेयर की सिस्ट बना ली उसने। अब जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, और क्या करता है, अंदर ही रिप्रोडक्शन करते रहते हैं अमीबा, अंदर ही अपना रिप्रोडक्शन करते रहते हैं इसके अंदर, इस सिस्ट के अंदर, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करते हैं, वो नॉर्मली उस तरीके से रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, सिस्ट बना लेते हैं, उसी के अंदर अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जब फेवरेबल कंडीशन जब उनकी वापस आती है, फेवरेबल कंडीशन जब उनकी वापस आती है, तब क्या करते हैं ये लोग, इनका जो सिस्ट होता है ये बर्स्ट हो जाता है, मतलब फट जाता है। जो इनका सिस्ट होता है वो क्या होता है, मैं इसे पेन से बना देता हूँ, जो इसका सिस्ट होता है जो उनका, ये फट जाता है। और जब फट जाता है तो धीरे धीरे क्या करता है, अमीबा सारे बाहर निकलते हैं, बहुत सारे निकलते हैं, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत सारे निकल के बहुत सारे वापस क्या कहते हैं, मैच्योर करके वापस वैसे ही रिप्रोडक्शन करने लगते हैं। ये फिर से अपने 2 डॉटर सेल बनाएगा, ये अपने 2 डॉटर सेल बनाएगी, ये अपने 2 डॉटर सेल बनाएगा। तो ऐसी कहानी चलती रहती है। इसी को क्या कहा जाता है, स्पोरुलेशन, बहुत सारे स्पोर्स निकालना, मतलब स्पोरुलेशन। अगली बात समझ में, क्या किया उसने, अनफेवरेबल कंडीशन आया, 3 लेयर की सिस्ट बना लेता है, 3 लेयर की सिस्ट बना लेता है। 3 लेयर की सिस्ट बनाने के बाद इसमें क्या करता है, वो 3 लेयर की सिस्ट बना लेता है। 3 लेयर की सिस्ट बनाने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन में उसके अंदर ही, सिस्ट के अंदर ही क्या करते हैं, ये लोग रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने अपने बना लेते हैं, अमीबा बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब फेवरेबल कंडीशन आती है, जब फेवरेबल कंडीशन क्या आती है, तो जब क्या होता है, सेल इनका बस्ट हो जाता है, फट जाता है, तो फिर ये सारे के सारे बाहर निकलते हैं। और फिर मैंने बोला कि एक एक अमीबा अपने वापस रिप्रोडक्शन करते हैं और बनाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे करके बन जाते हैं। आगे स्पोरुलेशन और इंसिस्टेशन क्या होता है अपन को समझ में आया, ठीक है। इंसिस्टेशन मतलब वो 3 लेयर की वॉल बनाना है, 3 लेयर की वॉल बनाने को इंसिस्टेशन कहते हैं, सिस्ट वॉल बनाने को, ठीक है। और बहुत सारे स्पोर्स का फट के बाहर निकलने को हम लोग स्पोरुलेशन कहते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द अमीबा विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, जैसा कि हमने पढ़ा, एंड सीक्रेट्स अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग और सिस्ट, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा। इस फिनोमेनन को इंसिस्टेशन कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। व्हेन द फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन, वही हमने पढ़ा, डिवाइड करती है मल्टीपल फिशन, प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा, बहुत सारे, जिसको सूडोपोडिया स्पोर्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, सूडोपोडिया स्पोर्स। द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग, सिस्ट वॉल फट जाती है, सारे स्पोर्स बाहर आते हैं और बाहर आके वापस ग्रो करते हैं, इसी फिनोमेनन को कहते हैं स्पोरुलेशन। हाँ, अब एक चीज़ देख लो, क्लामाइडोमोनास, ये मोटाइल स्ट्रक्चर के होते हैं, ये इनके फ्लैजिला हैं, इनके फ्लैजिला ये मोटाइल स्ट्रक्चर के हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं कि जब डिवाइड करना रहता है, जब इनको ये एक रहता है, इनके ऊपर क्या रहता है, ये वॉल बना लेते हैं, बाद में क्या बना लेते हैं, वॉल बना लेते हैं। इसके अंदर जैसे ये बना हुआ है ना, और बहुत सारे जूस्पोर्स इसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, और फिर क्या होता है, बाद में ये लोग ये भी बर्स्ट होकर बाहर निकल जाते हैं, सेम इस। और इसमें क्या है, ये पेनिसिलियम का एग्जांपल, कोनिडिया, इसको ये देखो, ये क्या है, कोनिडिया क्या है, ये सेम चेन लाइक स्ट्रक्चर है, क्या है, चेन लाइक स्ट्रक्चर कोनिडिया। ये क्या एक्सटर्नली निकल रहा है, ये एक्सटर्नली रिप्रोड्यूस करता है। कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है, एक्सटर्नली, बाहर की तरफ, ठीक है। इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, बर्ड्स इन हाइड्रा, बर्ड्स निकलता है, हाइड्रा में क्या होता है, बर्ड्स निकलते हैं, वो भी डिटैच हो जाते हैं अपने पेरेंट बर्ड से, अपने अलग बॉडी बना लेते हैं। इसको देखो, यहाँ पे एक स्पाइक, ये जो अंदर है ना, इनको स्पाइक्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर आर्चिगोनिया सेल्स होते हैं, जो कि टोटिपोटेंट सेल्स होते हैं। वो क्या कहते हैं, बहुत सारे स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूस करते हैं। ये अपने डायग्राम देख लिया एनसीईआरटी के चारों, एनसीईआरटी के डायग्राम देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी के डायग्राम भी उठ के आ जाते हैं, ओके। तो हमने इस पेज में क्या क्या पढ़ा, हमने इस पेज में ये पढ़ा कि बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी फिजन के एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। उसके बाद हमने अनफेवरेबल कंडीशन वाली बात पढ़ी, अमीबा में जगह इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन, टर्म पढ़े हम लोग, टर्म पे ध्यान देंगे, स्पोरुलेशन, इंसिस्टेशन, डायरेक्ट ऐसे पूछेंगे, सूडोपोडिया स्पोर्स क्या होता है, ऐसा पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमको बहुत टर्म्स याद हो जाएंगे, तो हमको टर्म्स से बहुत कुछ याद आ सकता है। आई बात समझ में, आगे बढ़ूँ, ठीक है। Members of the kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual structure. The most common of these structure are zoospores, जैसा हमने पढ़ा, that usually are motile, मैंने बोला कि माइक्रोस्कोपिक मोटाइल होते हैं, फ्लैजिला भी दिखाया उन लोग के। अदर कॉमन asexual reproductive structure कोनिडिया होता है,
पेनिसिलियम में बर्ड्स होता है, हाइड्रा में गिमिल्स होता है, स्पॉन्जी में। जैसे कि हमने पढ़ा पिछले पेज पे, अभी डायग्राम के साथ पढ़ लिया हमने। तो अब ये जितनी बातें करी हमने प्रोटिस्टा मोनिरा से स्टार्ट करी थी और यहाँ तक की बात कर ली, सारे लोअर प्लांट्स की बात हो गई या फंजाई की बात हो गई। अब हम बात करेंगे हायर प्लांट्स की। हायर प्लांट्स में हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, उसमें क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बनते हैं। तो इनको ना मेरा मानना है कि अलग से एक लिख लो ऐसा करके, कि मैं एक इनके नोट्स भी दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो नोट्स भी देख लेना, और वो नोट्स पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा उस नोट्स पे कि, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे व्हेन इन एनिमल्स एंड अदर सिंपल ऑर्गेनिज्म द टर्म असेक्सुअल इज यूज्ड अनएम्बिजियसली। असेक्सुअल टर्म यूज़ कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हम यूज़ करते रहते हैं। इन प्लांट्स द यूनिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इन प्लांट्स द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं। मैंने बोल दिया था कि वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स क्या होता है, यूनिट होता है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ये है आईज ऑफ पोटैटो, आईज ऑफ पोटैटो देखना, आईज ऑफ पोटैटो, ये सब क्या है, ये क्या है, ये है वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स। ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, यही क्या करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जांपल देखे, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। तो हम देखते हैं राइजोम ऑफ जिंजर, ये एक एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही हैं उसकी, ध्यान से देखो, ये बर्ड्स हैं, ये एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो इन्हीं से क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। बल्बिल, बल्बिल ऑफ अगेव, लीव बर्ड्स ऑफ ब्रायोफाइलम, ऑफसेट ऑफ। और एक बात हो, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस मैंने जहाँ तक देखे, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे यही पूछ लेंगे कि आइज ऑफ पोटैटो किस में होता है, ट्यूबर, सीधी सी बात, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जांपल ज़्यादा ही पूछते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा एग्जांपल से पूछेंगे इसमें। इस पेज में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, यही पढ़ा, ये यहाँ तक वाली बातें तो पिछले पेज में पढ़ ली थी कि जूस्पोर क्या होता है, कोनिडिया, बर्ड्स, एनिमल्स क्या होते हैं। इसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन की बात करी, जो कि हायर प्लांट्स में होता है, उसके क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, उसकी यूनिट को वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने 3-4 चीज़ें पढ़ी, रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब हम ये नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज में क्या पढ़ेंगे, ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दी स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व 2 पेरेंट्स, इसमें भी 2 पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्व इन असेक्सुअल इन सम ऑर्गेनिज्म द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस। क्या होते हैं, बॉडी क्या होता है, अलग अलग पीसेस में टूट जाते हैं, फ्रेगमेंट्स में। तो सारे फ्रेगमेंट्स अपने नए नए अडल्ट या नए इंडिविजुअल बना लेते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रा, हाइड्रा इसका एग्जाम्पल, इसको क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। आगे बढ़ते हैं, आगे मैंने एक चीज़ अंडरलाइन करी है, वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ क्या है, एक टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल किस में आता है, ऑफसेट में आता है। ये इसका एग्जांपल, वाटर हाइसिंथ ऑफसेट का एग्जांपल है कि वाटर बॉडीज और अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है कहीं ना कहीं। दिस इज़ नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट, ये क्या है, एक एक्वेटिक प्लांट है। वाटर हाइसिंथ विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स, वाटर हाइसिंथ विच ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स फाउंड ग्रोइंग वेरेवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। ये क्या होता है, पानी के अंदर खड़े टाइप में रहता है, ठीक है। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है कि इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ये पानी से क्या निकालता है, ऑक्सीजन, H2O रहता है उसमें से ऑक्सीजन निकाल लेता है, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस। पानी में बहुत सारे जीव रहते हैं जिनका ऑक्सीजन की ज़रूरत है। मछली क्या करती है, गिल्स में जब पानी, वो क्या करती है, पानी में जो H2O रहता है उससे ही ऑक्सीजन निकालती है। तो ये वाटर ही ऑक्सीजन निकाल लेता है, तो उन लोग को काफ़ी सारी मछलियाँ मर जाती हैं इसके कारण, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, आगे हमने एक चीज़ अंडरलाइन करी है कि आर यू अवेयर हाउ प्लांट्स लाइक पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलियन आर कल्टिवेटेड, कैसे कैसे कल्टिवेट होते हैं, ये चीज़ हमको पढ़ना है, ये कैसे कल्टिवेट होते हैं। तो हम क्या देखेंगे कि इसमें क्या रहते हैं कि हैव यू सीन स्मॉल प्लांट्स एमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स, जो आईज निकलते हैं, आई ऑफ पोटैटो जो होते हैं, जो आई ऑफ पोटैटो हम इधर देखे थे, आई ऑफ पोटैटो हम इधर देखे थे, इधर देखो, इसी से नया निकल जाता है, इसी से नया प्लांट निकल जाता है। अब इसलिए जिंजर को हम क्या करते हैं, जिंजर उगाने के लिए जिंजर का एडवेंटिशियस बर्ड नीचे लगा देते हैं। तो ये सारी हरकतें हम करते रहते हैं। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर, ठीक है। तो
तो अब हम पढ़ रहे हैं आइज ऑफ पोटैटो, ठीक है, राइजोम ऑफ बनाना, ये क्या, ये सारे बर्ड्स की क्या की है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब कि बर्ड्स निकाल के लगा दो वो नया प्लांट उगा देता है, ठीक है। एक चीज़ पढ़ेंगे कि यू विल नोटिस दैट दे इनवेरिएबली, जितने प्लांटलेट से जितने भी ये उगते हैं कल्टीवेट करते हैं, ये क्या करते हैं, इनके नोट्स में वही बोला कि जो उनके बर्ड से वो लगा दो, उनके नोट्स से क्या होते हैं, नया मॉडिफाइड स्टेम निकल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे जैसे ये नोड था, ये नोड था, ये नोड है, तो ये भी नोड है और ये भी नोड, इनके बीच का इंटर नोड है। तो ये जो नोड पे क्या होगा, डैम्प सॉइल या सॉइल वगैरह आ जाता है, तो यहाँ से एक नया प्लांट निकल जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। एडवेंटिशियस बर्ड अराइज फ्रॉम द नॉचेस प्रेजेंट एट द माचिस लीव्स ऑफ द ब्रायोफाइलम। हमने ब्रायोफाइलम देखा, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि एडवेंटिशियस बर्ड्स के नॉचेस के यहाँ निकलता है, नया एक ब्रायोफाइलम लीव्स निकल जाती है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल क्या है, कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन में। पर क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशन में कभी कभी एल्गी और फंजाई में क्या होता है, ये सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन अपनाने लगते हैं जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। अगर ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो एल्गी और कुछ एल्गी और फंजाई क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन करने लग सकते हैं। एसेक्सुअल या वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट। ये कैसे होता है, हायर प्लांट से कहते हैं। ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। सबसे ज़्यादा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आई बात समझ में। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब अपन आगे अगली क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा आता है इसमें। तो ऐसा है कि असेक्सुअल से ज़्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम असेक्सुअल चालू करेंगे। हमने यहाँ से चैप्टर चालू किया था अपना, यहाँ से चालू किया था। अगला हमारा टॉपिक होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक, तो जो कि इंटरेस्टिंग भी है, मज़ा भी आता है। असेक्सुअल में तो निकाल दिया, ठीक है। तो अब हम एनसीईआरटी बेस्ड तो कर लिए हैं, तो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो क्या है, एक हम एनसीईआरटी हाईलाइट भी करते हैं, काफ़ी एनिमेशन भी काफ़ी कुछ देंगे। तो लोटो एजुकेशन है, आइए आप लोग, लाइव क्लासेस भी चलती हैं, एक बार अटेंड करके देखिए, काफ़ी अच्छी क्लासेस रहती हैं वो, आप लोग काफ़ी इन्जॉय करेंगे उसको।